नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे यानी काउंटिंग शुरू हुई थी सुबह, और उसी के साथ इनमें 5 तारीख को वोट पड़े थे। उसी के साथ ये सेमीफाइनल माना जा रहा था, और उसी के साथ ये भी तय हो जाएगा आज कि इंडिया वर्सेस एनडीए में किसकी टक्कर है और उसी के साथ किसने लीड किया। तो हमारे साथ इन सभी सीटों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत गुप्ता जी मौजूद होंगे। आज जिस तरह से यूपी, उत्तराखंड, त्रिपुरा, केरल, पश्चिम बंगाल, इन सभी सीटों पर उपचुनाव हुए। यूपी में अगर देखा जाए तो बड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही थी और बड़ी जोर शोर से एक तरीके से चुनाव शुरू हुआ। पूरा बीजेपी ने पूरा आला कमान अपना घोसी में उतार दिया था। वहां से समाजवादी पार्टी लगातार आगे, और रुझानों से पता चल रहा है कि सुधाकर सिंह ने लीड ले रखी है। तो कैसे, क्या एनालिटिक है आपका, कैसे देखते हैं? देखिए, घोसी का उपचुनाव या उत्तर प्रदेश का ये चुनाव काफ़ी अहम है। उसकी वजह यह है क्योंकि घोसी पूर्वांचल की एक ऐसी सीट है जहां पर सभी जाति का एक मिश्रण देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पिछड़े की, जो राजनीति आजकल जो पार्टियों में चल रही है या जो आजकल की राजनीति में जो चीज़ दिखने को आ रही है, वो है पिछड़े की राजनीति, पिछड़ा वोटर किस तरफ जाएगा। तो वो घोसी उपचुनाव काफ़ी अहम है। यहाँ से सिटिंग विधायक थे दारा सिंह चौहान, सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और अब फिर बीजेपी की तरफ से इनको टिकट मिला था, अपनी दावेदारी अहम की थी। और ये चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 2024 में 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, जहां पर पूर्वांचल में किसका जोर रहेगा, ये एक तरीके से कहा जाए तो एक चावल पकता है, उसमें से एक आध दाना निकाल के देखा जाता है कि चावल पूरी तरह से पका कि नहीं पका। ये वो देखने वाली बात है यहाँ पर कि पूर्वांचल में किसका जोर कितना होगा। जो राजभर अपनी दम पर कई सीटें जिताने का दावा करते हैं, जो कहते हैं कि 10 से ज़्यादा सीटों पर पूर्वांचल की उन पर उनका प्रभाव है और उनके बिना वहां पर कोई जीत नहीं सकता, तो ऐसे में राजभर के वो दावे भी खोखले साबित होते हैं। दारा सिंह चौहान, जो कि पिछड़ों के एक बड़े नेता के तौर पर जिनका चेहरा जाना जाता है, पूर्वांचल में बसपा में रहे हैं, फिर बीजेपी में रहे, सपा पे रहे और तमाम राजनीतिक दलों में रहे, और दारा सिंह चौहान एक पिछड़ों के नेता भी माने जाते हैं। लेकिन अगर वो खुद यहां से हार रहे हैं, जो कि साफ दिख रहा है अभी तक, और करीब 20,000 से ज्यादा वोटों की लीड ले चुके हैं सुधाकर सिंह, तो ऐसे में दारा सिंह चौहान के साथ साथ राजभर और बीजेपी के राजभर ओम प्रकाश राजभर, उनकी भी कहीं ना कहीं छवि धूमिल होगी, क्योंकि 52,000 वोट हैं घोसी विधानसभा में, राजभर वोट है, यानी कि राजभर, ओपी राजभर का अपने ही वोटरों पर कोई बहुत खास कहा जाए कि उनको पकड़ है, वो देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो राजभर की जो चुनौती है वो बढ़ सकती है, और उनकी जो बार्गेनिंग पावर है बीजेपी के साथ में, उस पर भी अब कहीं ना कहीं झटका लगेगा, क्योंकि अगर ये चुनाव हारते हैं तो राजभर की मुश्किलें और बढ़ सकती है और उनकी जो बार्गेनिंग पावर है बीजेपी के साथ में वो कम हो जाएगी। बहरहाल यूपी का मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको कि घोसी विधानसभा काफी अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बीजेपी ने राजभर की यहाँ से जो चर्चा चल रही थी मंत्री बनने की, उसमें भी शायद झटका लग सकता है। बिल्कुल, देखिए, ये राजभर, दारा सिंह चौहान जो पिछड़ों के नेता अपने आप को मानते हैं और एक बड़ा चेहरा भी है पूर्वांचल में, उन दोनों की साख को बट्टा लगेगा इस चुनाव के बाद से, और राजभर की जो बार्गेनिंग पावर है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, वो कम हो जाएगी। यहाँ पर गाजीपुर से अपने बेटे के लिए वो यहाँ से टिकट मांग रहे थे लोकसभा के उपचुनाव के में जो होना है उसको लेकर, तो ऐसे में क्योंकि मुख्तार अंसारी सजा याफ्ता हो चुके हैं और अब उनके वो सीट भी खाली हो चुकी है, तो ऐसे में राजभर अपने टिकट को मांग रहे थे। और अब घोसी का चुनाव अगर हारते हैं तो किस मुंह से वो अब बार्गेनिंग करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरा, सपा का कद यहाँ पे बढ़ेगा, इंडिया गठबंधन का कद यहाँ पे बढ़ेगा। तमाम जो राजनीतिक दल थे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बसपा, हालांकि उपचुनाव में नहीं जाती है तो वो नहीं थी यहाँ पर, और अगर मेन प्लेयर की बात करें तो सभी दलों ने अपना समर्थन दिया था सुधाकर सिंह को, और सुधाकर सिंह की जो जीत है वो काफ़ी अहम हो जाती है और समाजवादी पार्टी का मनोबल यहाँ पर बढ़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी के लिए भी एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि पूर्वांचल में जब 2022 में इलेक्शन हुआ था तो उस समय में पूर्वांचल में बीजेपी को काफ़ी बड़ा झटका लगा था और पूर्वांचल से एक बड़ी सीट जो है वो बीजेपी हारी थी, और ऐसे में अब गाजीपुर से इस तरह की हार ये बीजेपी के लिए झटका हो सकता है, क्योंकि 40 से ज़्यादा स्टार प्रचारक उतारे थे, तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, सभी लोग यहाँ पर गए थे, और ऐसे में अगर ये घोसी सीट उपचुनाव में हार जाती है और ये सत्ता पक्ष के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक होता है। जब आप सत्ता में हो और उसके बावजूद भी आप उपचुनाव हार जाओ,
क्योंकि तमाम सरकारी मशीनरीज लगी हुई होती हैं। आप पे खुद के स्टार प्रचारक जो थे कैंपेन कर रहे थे, वहाँ पे डेरा डाले हुए थे, और ऐसे में अगर हार होती है तो ये सेटबैक है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में। और जाहिर तौर पर मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव पहले से इसी चीज़ को लेकर आश्वस्त भी थे, इसलिए उन्होंने ट्वीट भी किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन से पहले यूपी में भी विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपनी पकड़ को देखते हुए उन्हें अंदर से आश्वस्त हैं बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके का जो चुनाव हो रहा था घोसी में, घोसी की अगर हम बात करें तो उस चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी, और ये अंदर खाने में कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये मुद्दा काफ़ी, जो वहाँ घोसी जो चुनाव है वो बीजेपी की हार हो सकती है वहाँ पर। देखिए, जो जातीय समीकरण थे वो स्थानीय थे, और जातीय समीकरण में जो लीड ले रही थी वो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सकता है। 52,000 से ज़्यादा राजभर वोट बैंक थे, 90,000 के आसपास वहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक है, पिछड़ा दलित वोट बैंक की हम अगर बात 55,000 के करीब चौहान वोट बैंक है। इसके अलावा हम दलित वोट बैंक की बात करें तो 70,000 के करीब वोट बैंक है घोसी विधानसभा में, जो दलित वोट बैंक है। तो ऐसे में मायावती की तरफ से अपील आई थी कि अगर आप किसी कैंडिडेट को ना डालना चाहें तो आप नोटा पर बटन दबाएं। जबकि पिछली बार अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो बीएसपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बीजेपी को वोट करवाया था 2022 में, स्विंग हुआ था वोट, वो जो वोट बीएसपी को जाता था वो वोट बीजेपी की तरफ गया था, और उसकी वजह से बीजेपी के एक भारी बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार भी बनी थी, और एक बड़ा चंक जो था वो दलित वोटरों का बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया था। लेकिन अब ये स्थिति अगर जो देखते हैं, इस स्थिति में सीधे तौर पे बीजेपी के लिए एक सेटबैक है, और ये सेटबैक छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि राजभर या वहाँ पे संजय निषाद पूर्वांचल में, या अपना दल की अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, राजभर हो या दारा सिंह चौहान हो, इनके जरिए पिछड़ों की लामबंदी करने की, पिछड़े वोटों की लामबंदी करने की बीजेपी पूरी कवायद करती रही है। और 2014 में इसी धुरी को अपनाते हुए इसी धुरी पर चुनाव लड़ा गया था और बीजेपी को अपार सफलता मिली थी। और 2000 अगर हम बात करें 17 के इलेक्शन की, तो तब भी बीजेपी ने इसी गठबंधन को आगे लेकर आई थी और पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। तो अब ऐसे यही 2022 में इसी दूरी को अपनाया था, पिछड़ों की राजनीति को लामबंदी करने की कोशिश की थी अखिलेश ने, लेकिन अखिलेश कामयाब नहीं हो पाए और बीएसपी का जो वोटर था वो शिफ्ट किया था बीजेपी की तरफ, जिसकी वजह से बीजेपी को एक बड़ा चंक का वोट मिला था। अब ये घोसी उपचुनाव बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर अभी भी नहीं सुधरे, अगर अभी भी चीज़ों को नहीं संभाला गया तो 2019 में इसका एक बड़ा माफ करिएगा 2024 में इसका एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है पूर्वांचल में खास तौर से। हालांकि पश्चिम में अभी बीजेपी के पास कोई सहयोगी नहीं है, क्योंकि आरएलडी जो है वो सपा के साथ में है, कांग्रेस भी सपा के साथ में, इंडिया अलायंस में सब लोग हैं। ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी अगर लामबंदी होती है तो बीजेपी के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है। और जाहिर तौर पर बीजेपी अभी वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स भी हैं और उसमें भी वो वोटर ज्यादा हैं जो पसमानदा मुसलमान, जिसके लिए बिल्कुल 70% के करीब बीजेपी ने कई लुभाने के लिए उन पर पूरा फोकस किया है, लेकिन वो साथ भी मिलता नहीं दिख रहा है घोसी के अंदर। बिल्कुल जो पासमानदा मुसलमान हैं उसको लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चा या तमाम मंत्रियों के द्वारा या अपनी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसके जरिए जो मुसलमानों में जातीय समीकरण है उसको भी साधा जा सके और पसमानदा मुसलमानों को अपने पास में लेकर आ जा सके। ऐसा मुसलमान जो कि पिछड़े वर्ग से आता है मुस्लिम समुदाय के अंदर, उसको अपने साथ लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अभी हम घोसी तक सीमित ना रहे, अगर हम आगे की बात भी करें तो त्रिपुरा में बीजेपी के लिए काफ़ी अच्छी खबर आई, वहाँ से दोनों सीटों पर बीजेपी जीत गई है त्रिपुरा में। और अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो अच्छा खासा वोटर्स हैं, एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बॉक्सो नगर, उसमें लगभग 30,066% मुस्लिम वोटर्स हैं, जहां पर वोट जो है वो जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 30,237 वोट मिले हैं और 30,237 वोटों के मार्जिन से जीते हैं, यानी करीब 34,000 एक तरफा जीत हुई है वहाँ पे बीजेपी की। और जो सीपीआईएम के कैंडिडेट थे उनको महज 3,909 वोट मिले। वहीं अगर हम बात करें धानपुर की तो यहाँ पर भी बीजेपी को एक अच्छी खासी मार्जिन के साथ में वोट मिलने हैं और 30,000 के करीब आसपास वोट मिले, जबकि जो सीपीआईएम के कैंडिडेट हैं उनको 11,146 वोट मिले। त्रिपुरा में बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में रही। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहाँ पर स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। धूपगुड़ी करके जगह है, जलपाईगुड़ी की डिस्ट्रिक्ट की धूपगुड़ी विधानसभा सीट है और यहाँ पर
टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है और इस समय टीएमसी आगे चल रही है 2000 वोटों के आगे और इसमें ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के वहाँ पे नेता हैं, उन्होंने कैंप किया हुआ है लगातार वहाँ पर और उनके लिए भी साख है बचाना इस सीट को, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी कैंडिडेट है और जो जिनकी मृत्यु हुई थी उनके घर परिवार से ही इस पर टिकट दिया गया है। वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में बागेश्वर सीट से बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। यहाँ पे बीजेपी की सीट थी, सिटिंग सत्ता में है बीजेपी और बागेश्वर सीट से भी जो है बीजेपी ने जीत हासिल करी है। केरला में ओमान चांडी के बेटे चांडी ओमान यहाँ से चुनाव लड़े और जीत चुके हैं वो। वहीं अगर हम बात करें केरल की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये दोनों सीटें माफ़ करेगा एक सीट जो है वो जीत चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस इस समय 3 सीटें अलायंस जो इंडिया है उसके खाते में नजर आती दिखाई दे रही है और 3 सीटें बीजेपी की। एक सीट पे जो है अभी कांटे की टक्कर चल रही है। 7 सीटों पे 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से एक सीट पर यानी कि जो कि जलपाईगुड़ी की धूपगुड़ी सीट है वहां पर कांटे की टक्कर बनी हुई है। लेकिन जो भी सीट अगर बीजेपी की सीट हार जाती है, क्योंकि सिटिंग विधायक बीजेपी का था वहां पे, और अगर वो हार जाती है सीट तो बीजेपी के लिए वहां पे करारी हार होगी और करारी झटका होगा। ऐसे में अब ये देखना होगा कि अगर हम सब मिलके एक साथ में मिलके ये इंडिया अलायंस अगर लड़ता है तो क्या स्थिति रहेगी। हालांकि धूपगुड़ी की अगर बात करें तो वहां पे लेफ्ट और कांग्रेस ने वहां पे विरोध किया था। जो इंडिया अलायंस की बात हुई थी वो चीज देखने को नहीं मिली थी। टीएमसी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ी थी और इसीलिए बातें भी निकलकर सामने आई थी कि हम 42 की वाली सीटों पर पूरे दोबारा से चुनाव लड़ेंगे। अगर यही स्थिति बनी रहती है, कांग्रेस और लेफ्ट हमारा विरोध करते हैं, तो ये ममता बनर्जी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से बातें निकलकर सामने आई थी। तो अब धूपगुड़ी सीट पे अगर टीएमसी जीतती है तो उसका मनोबल बहुत बड़ा होगा क्योंकि वो बीजेपी के मुंह से उसने निवाला छीन लेगी। जिस सीट पे बीजेपी थी उस सीट से यहाँ पर अब टीएमसी अपनी वापसी करेगी। तो ये पूरे अगर हम सिनेरियो को देखें तो 7 विधानसभा सीटों में इस समय इंडिया जो है वो बढ़त लेता हुआ दिख रहा है। 3 सीटों पर अभी तक दोनों के बीच में ओवरऑल अगर इन रुझानों से देखा जाए तो इंडिया वर्सेस एनडीए में कांटे की टक्कर अभी भी दिख रही है। हाँ, अगर हम 7 सीटों के उपचुनाव की बात करें तो इसमें अभी कांटे की टक्कर है, 3-3 पे दोनों बाकी है। लेकिन इन सब से ऊपर जो अगर हम बात करें तो वो जो स्थिति बनती है वो स्थिति है आपकी खासतौर से उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती हैं, 42 सीटें आपकी पश्चिम बंगाल से आती हैं, 40 सीटें करीब आपकी बिहार से आती हैं, 40 सीटें करीब आपकी महाराष्ट्र से आती हैं, तो और 48 सीटें करीब तमिलनाडु से आती है। तो ये 4-5 राज्य ऐसे हैं जो देश की पूरी राजनीति को तय करते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट से जीतना इंडिया का ये एक बहुत गेम चेंजर हो सकता है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है बीजेपी के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल जो कि बड़ी सीटें आती हैं जहाँ से, वहाँ से भी अगर टीएमसी जीतती है और बीजेपी के गढ़ में सेंध मारती है तो ये टीएमसी के लिए एक मनोबल बढ़ाने का बहुत बड़ा एक जरिया बनेगा और ये बीजेपी के लिए एक सेटबैक हो सकता है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के इन 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उनमें ये सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा था और 2024 के पहले का ट्रेलर के तौर पर दिखाया जा रहा था, जिसमें इंडिया वर्सेस एनडीए की बात कही गई थी और हर जगह चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए को साथ कर ही हो रहा था। अब इस पर पूरी हमारी नजर रहेगी। बाकी के नतीजों के लिए आप न्यूज़ 24 को देखते रहिए। शुक्रिया।